हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस समय घर पर ही रह रहे हैं ना सभी लोग, और कोरोना से बचाव के लिए बताए गए सभी उपायों को आप अपना रहे हैं। दिन में कई बार आप हाथ धोएं, घर से बाहर बिल्कुल भी रहने के लिए, और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रखें। तो पढ़ाई के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन पढ़ लिया था। इसमें काफ़ी कुछ समानताएं भी है और थोड़ा अंतर भी है। तो आज इनमें जो अंतर है उनको आप समझ लीजिएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट के अंतर्गत लिख लेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी ये बराबर होता है विलियन का क्वथनांक, जिसको टीवी कहते हैं, माइनस TB0। ये हो जाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलियन क्वथनांक ज्यादा होता है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को हटाते हैं। इसी प्रकार से हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर होगा, अब यहां थोड़ा सा अंतर आ जाता है, TF0 माइनस TF, क्योंकि विलायक का हिमांक ज्यादा होता है विलियन के हिमांक से। तो यहां पर आएगा TF0 पहले और TF बाद में। ध्यान दीजिए, दोनों में यही फर्क है। क्वथनांक वाले केस में विलियन का क्वथनांक में से घटाएंगे विलायक के क्वथनांक को, और हिमांक के अवनमन वाले केस में विलायक के हिमांक से विलियन के हिमांक को घटाएंगे, और दोनों ही केल्विन में रहेंगे। केल्विन को प्राप्त करने के लिए हम सेल्सियस के मान में 273 जोड़ते हैं। ये बात आप लोगों को पहले से पता भी होगी, और फिर से भी लिख लेंगे इसको एक बार। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, H2O के लिए, H2O को हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो H2O के लिए Kf बराबर होता है 1.08 kg मोल इनवर्स, और Kb का मान होता है 0.52 kg मोल इनवर्स। वैसे इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल में दिए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप अगर इनकी तुलना कर लें तो आपको पता चलेगा कि Kf की वैल्यू ज़्यादा रहती है Kb से। किसी एक ही विलायक के लिए दोनों के अगर हम मानों को देखें तो Kf का मान ज़्यादा रहेगा और Kb का मान कम रहेगा। इसको हम ऊष्मागतिकी के द्वारा भी देख सकते हैं। तो इसको नोट नंबर 3 में, तीसरे पॉइंट में देखिए, Kb बराबर होगा फॉर्मूला R/TB² बटे 1000 इंटू LV। ये LV कहलाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और ये बराबर होता है डेल्टा H वाष्पन बटे M विलायक। ध्यान रखिए, क्योंकि क्वथनांक विलायक का ही रहेगा, और TB हो जाएगा केल्विन में विलायक का क्वथनांक। अच्छा, डेल्टा H वाष्पन, इसको हम कहेंगे वाष्पन की एंथैल्पी। तो इस वैल्यू को जब हम यहां रख देंगे तो Kb बराबर हमको मिलेगा R/TB² बटे 1000। अब LV की वैल्यू रखते हैं तो मिलेगा यहाँ पर डेल्टा H
वाष्पन अपॉन में रहेगा m विलायक, तो ये m विलायक पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमको फॉर्मूला मिलेगा Kb बराबर RTB² इंटू m विलायक, यानी विलायक का मोलर मास या अनुपात बटे 1000 इंटू डेल्टा H वाष्पन। और इसी प्रकार हम बनाते हैं फॉर्मूला Kf के लिए, यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए, तो यहीं से बिल्कुल इसी प्रकार से हमको मिलेगा, यहाँ R होगा Tf² अपॉन 1000 इंटू L, ये होगा गलन, और L गलन यानी गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, ये बराबर होगा डेल्टा H गलन बटे m विलायक। इस वैल्यू को हम रखेंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा Kf बराबर RTf² बटे 1000 इंटू डेल्टा H गलन अपॉन m विलायक, और जब m विलायक ऊपर लेके जाएंगे तो Kf बराबर हो जाएगा RTf² इंटू m विलायक बटे 1000 इंटू डेल्टा H गलन। ये गलन की एंथैल्पी होगा डेल्टा H, चाहे तो नीचे लिख भी लें डेल्टा H गलन, ये कहलाएगी गलन की एंथैल्पी, और यहां पर Tf होगा विलायक का केल्विन में हिमांक। तो अब देखिए इन दोनों फॉर्मूलों से हमको क्लियर हो रहा है कि एक कैसे फॉर्मूले हैं, ये बटे में है डेल्टा H वाष्पन Kb वाले फॉर्मूले में, और यहाँ पर डेल्टा H गलन। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि डेल्टा H वाष्पन इज ग्रेटर देन डेल्टा H गलन। मतलब क्या हुआ, हमको एक मोल पदार्थ को द्रव से वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी इसकी तुलना में एक मोल ठोस को द्रव में बदलने की तुलना में। तो देखिए जरा, जब ज्यादा का भाग करेंगे तो Kb की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब कम का भाग करेंगे तो Kf की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो लीजिए यहां से लिख लेंगे हम Kb इज लेस देन Kf, ऐसा भी कह सकते हैं Kf इज ग्रेटर देन Kb। तो देखिए बच्चों, हम इन दोनों नियतांकों में देख पा रहे हैं कि Kf का मान ज्यादा होगा, अर्थात मोलल अवनमन स्थिरांक का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक के मान से अधिक होता है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका चौथा और अंतिम आनुषंगिक गुणधर्म, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण, इसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस तथा परासरण दाब एक साथ पढ़ते हैं। परासरण दाब को अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ तो बच्चों, परासरण में क्या होता है, इसको एक हम
डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। हम दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब पृथक करते हैं, ये मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई, नीचे लिख देता हूं अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेमी, SEMI, परमिएबल, PERMEABLE, परमिएबल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, इसको हम शॉर्ट में SPM भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, विलयन से केवल विलायक के छोटे कणों को गुजरने देता है, गुजरने देती है, जबकि विलेय के बड़े आकार के कणों को रोक लेते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है कि इसमें जो क्षेत्र होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उससे केवल विलायक के कण दूसरी तरफ गुजरते हैं, जबकि विलेय के बड़े आकार के कण रुक जाते हैं, वो उसको पार नहीं कर पाते हैं। और इसके उदाहरण देख लीजिए आप, प्राकृतिक SPM, ये होती हैं जंतुओं व वनस्पतियों की झिल्लियां। जंतुओं और वनस्पतियों में झिल्लियां पाई जाती हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और कृत्रिम रूप से जो बनाई जाती है कृत्रिम SPM, उनमें से कुछ हैं जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, आयरन सिलिकेट, सेलोफेन और सेलुलोज एसीटेट। आपको ये ध्यान रखनी है कि सेलुलोज एसीटेट, इसका उपयोग हम रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परास्तरण, जिसको हम RO कहते हैं, RO में प्रयुक्त, इसका उपयोग हम कहां करेंगे, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस में। RO से आप लोगों को याद आता होगा, आपके घरों में पानी को साफ करने के लिए RO लगा हुआ है, ये वही रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित है। तो आपने समझ लिया अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ हमने भर दिया जल और दूसरी तरफ भर दिया समुद्री जल। जल को हम ऐसे बना लेते हैं, समुद्री जल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना है। तो समुद्री जल में क्या होगा, जल प्लस लवण जैसे कि NaCl आदि। तो ये जो समुद्री जल है इसको हम विलयन कह सकते हैं, जबकि जल ये केवल विलायक है।
तो जब इसको हम अर्धपारगम झिल्ली से अलग करेंगे तो होगा क्या कि जल के जो कण हैं वह अर्धपारगम झिल्ली से होकर इस समुद्री जल की ओर जाने लगेंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के समुद्री जल की ओर अर्थात विलायक के विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को हम परासरण कहते हैं। और इस क्रिया को रोकने के लिए हम यहाँ पर दाब डालेंगे, पिस्टन लगाकर एक दाब डालेंगे जिसके कारण ये रुक जाएगा। तो इस दाब को हम परासरण दाब कहेंगे। अच्छा, इस दौरान एक चीज और होगी, जब प्रारंभ में परासरण होगा तो यहाँ पर जल का तल ये कम होने लगेगा नीचे की तरफ, इस तरफ जल का तल बढ़ने लगेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर पिस्टन से दाब डालेंगे जो कि परासरण दाब पाइप के बराबर होगा, जबकि परासरण रुक जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं यहाँ और आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा के स्थान पर झिल्ली से होकर विलायक के कणों के अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण और परासरण को रोकने के लिए अधिक सांद्र विलयन पर आरोपित दाब, पुस्तक में बी लिख लेंगे, को परासरण दाब, पुस्तक में पाई कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए जो दाब हम डालेंगे उसको परासरण दाब कहेंगे। यहां पर इसी के ठीक बाद हम पढ़ लेते हैं प्रतिलोम परासरण, रिवर्स REVERSE, रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट में इसको हम आरो कहेंगे। देखिए, यदि हम पिस्टन पर इतना दाब डालें कि परासरण रुक जाए तो परासरण दाब, और यदि हम पिस्टन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाल देंगे तो क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी। मतलब क्या होगा कि अब अधिक सांद्र विलयन से विलायक के कण कम सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगेंगे। इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, R2। तो इसको भी लिख लेते हैं। अधिक सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक, कोष्टक में pH ग्रेटर देन 5, आरोपित करने पर सांद्र विलयन से विलायक के
कण, तनु विलयन, ऑब्लिक करके लिख लेते हैं विलायन, की ओर जाने लगते हैं। अब कोष्टक में लिख लेंगे आप परासरण का विपरीत, परासरण के विपरीत, कोष्टक बंद करने के बाद इसे व्युत्क्रम ऑब्लिक प्रतिलोम परासरण RO कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख लेंगे समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने डायग्राम में भी वही बनाए हैं, जल और समुद्री जल। परासरण में क्या होगा, जल समुद्री जल की ओर जाएगा। इसे रोकने के लिए हम पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे। जब परासरण की क्रिया रुक जाए, इतना दाब डालें तो परासरण को रोकने के लिए आरोपित दाब को हम कहेंगे परासरण दाब। और यदि दाब को बढ़ा दें तो क्या होगा, उल्टा होने लगेगा। समुद्री जल से जो विलायक है यानी H2O है वह इस तरफ सामान्य जल की तरफ आने लगेगा और साफ पानी, शुद्ध पानी हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।